हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 12 गुरु और चेला कंप्लीट किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टके की बात। प्रश्न पहला, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आज सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो टका था वो पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आज सब चीज़ें 1 रुपये किलो में मिलने लगे, यानी 1 रुपये की 1 किलो कोई भी चीज़, तो उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। उत्तर पे आते हैं। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें सभी चीज़ें 1 रुपये किलो में मिलने लगेंगी। लेकिन वहीं दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज़ 1 रुपये किलो में बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारी बात करें तो हमें तो इससे फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें 1 रुपये किलो में मिल जाएंगी। लेकिन दुकान वाले जो बेचेंगे उन्हें तो घाटा होगा, क्योंकि उन्हें इतनी महंगी महंगी चीज़ें 1 रुपये किलो में बेचनी पड़ेंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं। आप सबको पता है कि भारत में जो मुद्रा है वो है रुपये। रुपये में हम कोई भी चीज़ें खरीदते हैं। ऐसे ही जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी जो मुद्रा है टका है, यानी कि कुछ भी चीज़ वो खरीदते हैं तो टके के हिसाब से खरीदते हैं। और नीचे हमें कुछ देश दिए गए हैं और उनकी मुद्राएं कौन कौन सी है ये हमें देखनी है। जैसे सऊदी अरब की, जापान की, फ्रांस की, इटली की और इंग्लैंड की। हर देश की अपनी अलग अलग मुद्राएं होती हैं जिनमें उनका लेन देन होता है। तो ये सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार। सऊदी अरब में दिनार में कुछ भी लेन देन होता है। जापान की मुद्रा है येन, यानी येन से ही वो लेन देन करते हैं। अगला है फ्रांस की है यूरो। फ्रांस वाले यूरो नामक मुद्रा से ही अपना चीज़ों का लेन देन करते हैं। इटली की भी यूरो है। देखो, फ्रांस की और इटली की दोनों की है यूरो। ठीक है, यानी इंग्लैंड वाले अपनी जो चीज़ों का लेन देन है वह पौंड स्टर्लिंग से करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। ये कविता जो हमने अभी पढ़ी थी गुरु और चेला, अब हमें क्या करना है, उसकी कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे उत्तर, यह कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेला से शुरू होती है। दोनों एक साथ ही आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है, जो कि हमने कहानी में पढ़ा था कि बुद्धू राजा था। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है। कारण, नगरी में हर चीज़ 1 टके की मिलती थी। जो शिष्य है वो मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि जिस नगरी में वो आए थे वहाँ पर सारी चीज़ें इतनी सस्ती थी कि 1 टके में कुछ भी खरीद सकते थे। वहाँ के कानून अजब गजब थे। तब गुरु अकेला ही वहाँ से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगा। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी चीज़ें टका सेर से मिलती थी। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही कारीगर को लाते हैं पहले तो, जिसने वो दीवार बनाई थी। फिर भिश्ती को लाते हैं, जिसने गारा का लेप बनाया था पानी मिला के और मिट्टी मिला के। फिर मशक वाले को लाते हैं। मशक क्या थी? जिसमें कि चमड़े की बनी हुई थी और जिसमें कि पानी भरते थे। फिर उसके बाद मंत्री को पकड़ लेते हैं कि मंत्री ने ही जो चमड़ा था वो बड़े जानवर का दिलाया था, जिससे कि मशक बड़ा बन गया था। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी।
इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती। चेले को फांसी देने के लिए फिर लाया जाता है, क्योंकि उसकी मोटी गर्दन थी। सिपाही उसको ढूंढ कर ले आते हैं। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु आकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। ये स्टोरी कल हमने पढ़ी थी पोएम में, तो यही अपने शब्दों में लिखनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। यानी कि अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही कोई कहानी क्या तुमने सुनी है, अगर सुनी है तो उसको क्या करना है, अपनी कक्षा में सुनाना है। ठीक है, जैसे एक कहानी है खरगोश और शेर की कहानी। चलो अब इसको पढ़ते हैं। जंगल में एक शेर रहता था। वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे बड़ा शेर मिल गया था। अब यहाँ पर खरगोश कुछ चालाकी कर रहा है। उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वह रास्ता दिखाने को कहा जहाँ उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। क्या बोला खरगोश ने कि जो दूसरा शेर है वो कुएं की तरफ इशारा कर दिया कि उधर है। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा, यानी कि नीचे कहाँ, शेर ने पानी की तरफ देखा, तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अब पानी में देखेंगे हम भी तो हमें पानी में अपनी परछाई दिखाई देगी। तो ऐसे ही शेर को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से से दहाड़ने लगा। अब शेर को बहुत गुस्सा आया और वो उसको देख के दहाड़ने लगा। उसे लगा कि दूसरा शेर है, पर वो तो उसकी ही परछाई थी। उसकी आवाज़ कुएं में गूंज कर वापस आई। तो अब क्या हुआ, जैसे उसने दहाड़ा तो जो उसकी आवाज़ है गूंज कर कुएं के अंदर वापस उसी की तरफ आई। तो उसने सोचा ये तो दूसरा शेर दहाड़ रहा है। उसे लगा दूसरा शेर मुझे देख के दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। वो अपनी बेवकूफ़ी के कारण उसने क्या किया, अपने ही परछाई देखकर वह झपटा और कुएं के अंदर पानी में गिर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। तो इसमें क्या किया, खरगोश ने चालाकी दिखाई और अपनी जान बचा ली। अगर वो शेर जिंदा रहता तो वो और जानवरों को भी खाता और इसको भी खा जाता। तो ये ऐसे ही ये सूझबूझ की कहानी है। अगर आपको भी ऐसी ही कोई कहानी आती है तो आप भी अपनी कक्षा में ज़रूर सुनाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। क्या करना है, हमने कहानी ध्यान से पढ़ी थी, अब उसके बारे में हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज, अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य। इन शब्दों से मिला के हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। जैसे अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी। सड़कें आ गया, अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी यानी चमचमा रही थी। अंधेर नगरी में सभी चीज़ें टके से भाव से मिलती थी। बाजार आ गया इसमें, यानी कि अंधेर नगरी में सारी चीज़ें 1 टके के हिसाब से मिलती थी। अंधेर नगरी में कोई नियम नहीं था। कोई नियम नहीं था तभी तो अंधेर नगरी, और अनबूझ राजा था वहाँ का, बुद्धू राजा। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सज़ा किसी को मिलती थी। ये तो हमने देखा ही था कि गलती मंत्री की और सज़ा किसको दे रहे हैं, उसके शिष्य को, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी है। नेक्स्ट पे देखते हैं। अंधेर नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। अंधेर नगरी में क्या था कि खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी, जिससे कि वहाँ की दीवार गिर गई थी। और राजा का राजकाज कैसा था, अंधेर नगरी में कोई नियम नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है?
अब ये पूछ रहे हैं क्या जो हमने पोयम में उस नगरी को पढ़ा है क्या उसको अंधेर नगरी कहना ठीक है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ और क्यों कहना ठीक है उसका कारण भी बताओ कि क्यों। हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सज़ा देने का तरीका गलत था। क्योंकि वहाँ पे टके के हिसाब से चीज़ें मिलती थी, चाहे महंगी चीज़ हो या सस्ती चीज़ हो। और जो सज़ा देते थे गलती किसी की और सज़ा किसी को, तो इसको हम अंधेर नगरी कह सकते हैं। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था, यानी कि ज्ञान था ही नहीं, वहाँ पे सारे ही अज्ञान था। यानी कि राजा अज्ञान था, यहाँ का राजा मूर्ख था। यहाँ का राजा क्या था, महामूर्ख था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे राज करना है, क्या कानून बनाने हैं और कैसे नगर का विकास होगा, इसलिए उसको अंधेर नगरी कहना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। प्रजा खुश हुई थी जब जो मूर्ख राजा था वो मरा था। क अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्रजा खुश हुई थी जब राजा मरा था तो वो खुश क्यों हुई थी। क्या आप सोच सकते हो कि जो प्रजा थी वो खुश क्यों हुई थी। क्योंकि जो राजा था वो मूर्ख था। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। और जिस राज्य की राज प्रणाली ठीक नहीं होती वहाँ की जो जनता होती है वो कभी भी खुश नहीं होती और वो चाहती है कि हमारा राजा बदल जाए, इसीलिए वो उसके मरने पर खुश हुए थे। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया। आपस में चर्चा करो। अब ये पूछ रहे हैं जो लोग थे अगर वो राजा से उनको इतनी प्रॉब्लम थी या इतने ही दुखी थे राजा से तो उन्होंने उसको पहले ही क्यों नहीं हटा दिया खुद से। उत्तर देखते हैं अब। प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था तथा उसी का ही हुक्म चलता था। अब उस समय में क्या होता था, जो राजा होता था उसी का ही हुक्म चलता था और उसे कोई भी नहीं हटा सकता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। और आज के टाइम में जैसे हम वोट डालते हैं, वोट डाल के हम अपने देश का नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं और उससे हम शासन करवाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, जो राजा होता था उसी का बेटा ही राजा बनता था और कोई राजा नहीं बन सकता था, ना ही कोई शासन चला सकता था। इसलिए जनता ने उसे पहले नहीं हटाया। ठीक है। प्रश्न 2 पे आते हैं अब। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, ये किसने बोला था, ये बोला था राजा ने। जब गुरु ने बोला था कि आज जो फांसी पर चढ़ेगा वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, तो इस पर राजा ने बोला था कि गुरु का कथन झूठ नहीं होता है और उसने गुरु की बात को सच मान लिया था। गुरु जी ने क्या बात कही थी। गुरु जी ने कहा था यह मुहूर्त फांसी चढ़ने के लिए शुभ है, यानी कि शुभ मुहूर्त है, इसमें जो भी फांसी चढ़ेगा वो राजा नहीं चक्रवर्ती राजा बनेगा जिसका शासन चारों दिशाओं में होगा, यानी कि पूरी दुनिया पर वो राज करेगा। और इसी मूर्खता में राजा फांसी चढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही वह सच थी। अब पूछे राजा फांसी पर चढ़ गया कि तुम्हें क्या लगता है गुरु ने कही थी क्या बात सच थी। उत्तर देखते हैं। राजा गुरुजी की बात सुनकर फांसी लटक गया, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही थी वह सच नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य की जान बचानी थी, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली थी। और एक मूर्ख राजा को शासन पर बिठाकर भी कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए गुरुजी ने ये तरकीब लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुजी ने ये बात कहकर सही किया या गलत किया। आपस में चर्चा करो, आपके हिसाब से गुरु ने सही किया या गलत किया ये करके। गुरुजी ने ये बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। इससे क्या किया था गुरु ने, अपने चेले की जान बचाई थी क्योंकि उसको बिना गलती के सज़ा मिल रही थी। ओके, अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी।
अब ये नीचे हमें एक लाइन दे रही है और बोलेंगे अगर कहानी ऐसे शुरू होती, कविता ऐसे शुरू होती तो वो आगे कैसे बढ़ती। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। ये इन्होंने फर्स्ट लाइन दिया है। अब हम बोला इस कहानी मतलब कविता अगर ऐसे शुरू हो इससे लाइन से, थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, तो ये आगे कैसे बन सकती है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया है। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। ठीक है, अगर आपको भी कोई और लाइन ऐड करके इसको पूरा करना है तो आप कर सकते हो। ओके, क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। अगर मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या होता, तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। ठीक है, राजा गुरु की बातों में न आता। अगर जो राजा था वो गुरु की बातों में नहीं आता तो क्या होता, राजा गुरु की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी। पोली का मतलब क्या होता है, खोखली। अगर संतरी यानी जो पहरेदार था वो ये बोल देता कि दीवार पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर, बेश्ती और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह इन सबको फांसी की सज़ा देने की आज्ञा दे देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। यहाँ पे नीचे लाइनें दी गई हैं और कुछ शब्द जैसे इन पे ये लाइनें की गई है, इनको बताना है कि आज की भाषा में इनको क्या बोलते हैं। ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में। क्षण क्या होता है, क्षण में, यानी कि किसी भी पल, एनी टाइम, एनी टाइम। ओके, गुरुजी ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। भगरे का भग का मतलब क्या होता है, भागना। ओके, यानी कि वो उनको देख के भाग रही थी तो भग का मतलब आजकल क्या बोलते हैं, भाग। इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। घनी क्या मतलब होता है, गहरा। आजकल भी आपने सुना होगा कि जंगल बहुत घना है, यानी कि बहुत गहरा है जंगल। ठीक है, यह गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी। बिरानी क्या होती है, पराई, दूसरे की, यानी कि ये गलती मेरी नहीं, बिरानी है, पराई है, किसी और की है, दूसरे की है। ओके, यहाँ पे दे भी रखा है कि मुहूर्त को कैसे लिखते हैं, मुहूर्त। नीचे दिया हुआ है मुहूर्त, जो पंडित समय निकालते हैं किसी भी चीज़ का कि ये अच्छा मुहूर्त है किसी भी काम के लिए। अब ये देखो लिखा हुआ है क्षण का मतलब है क्षण, यानी किसी भी टाइम, क्षण। भग का मतलब आजकल बोलते हैं भाग। घनी को क्या बोलते हैं, गहरी। बिरानी मतलब पराई और मुहूर्त मुहूर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। ये नीचे लाइनें दी हैं, इनमें हमें शब्द को फिट करना है कि क्या आएगा। आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे थे। फल कैसे गिरते हैं, पटापट। ठीक है, फटाफट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अपना सारा काम डैश कर लेती। काम को हम कैसे करते हैं, फटाफट, तो ये फटाफट आ जाएगा। नेक्स्ट है आज रहमान ने डैश सारे लड्डू खा लिए। लड्डू कैसे खाते हैं, चकाचक। यहाँ पे चकाचक कहाँ है, ये रहा चकाचक, यानी जल्दी जल्दी खा लिए। उस भुक्खड़ ने डैश सारे लड्डू खा लिए। भुक्खड़ ने सारे लड्डू कैसे खा लिए, चटपट खा लिए।
यहाँ पे आ जाएगा चटपट। आगे है सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए। धुलने के बाद कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? झकाझक, यानी बिल्कुल नई ताज़ा हो गई। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैप्टर गुरु और चेला के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।